नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया के उन सुलगते मुद्दों के बारे में जिसके लिए जानना आपको बहुत जरूरी है। वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले बात करेंगे एक और समुद्री रास्ते के बारे में जिसे हूती विद्रोहियों ने धधका दिया है। अमेरिका सिर्फ मिडिल ईस्ट या होर्मुज में ही नहीं फंसा है, बल्कि अमेरिका की जान अब लाल सागर में भी फंस गई है। लाल सागर में अमेरिकी मौजूदगी होने के कारण उसके सहयोगी देशों पर ईरान के प्रॉक्सी लगातार प्रहार कर रहे हैं और अब लाल सागर ईरान के प्रॉक्सी के हमलों से लाल हो चुका है। हूती के लड़ाकों ने मिस्र के एक जहाज को हमला करके जला दिया, इसे डुबो दिया। हूती विद्रोहियों ने साफ कर दिया है कि यह इलाका अब समुद्री मार्ग नहीं है। यह इलाका वो कब्रिस्तान है जहां से कोई भी जहाज निकलेगा तो उसे हमले का सामना करना होगा, उसे आग के हवाले कर दिया जाएगा। लाल सागर के पास एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है, 5 युद्धपोत है, 5000 जवान है और 80 लड़ाकू विमान तैनात है। उसके बावजूद जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान का, वो मानने को तैयार नहीं। इतनी ताकत होने के बावजूद अमेरिका लाचार है इस इलाके में और हूती विद्रोही गोरिल्ला वॉर कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका चित हो गया है। बेबसी और लाचारी का इससे बड़ा नजारा शायद अमेरिका ने अपने इतिहास में ना देखा हो, जहां हूती विद्रोही अमेरिका के जहाजों को निशाना बना रहे हैं, उसके सहयोगियों के जहाजों को निशाना बना रहे हैं और अमेरिका चुपचाप तमाशा देख रहा है। इसके बाद वर्ल्ड नाउ के बारे में बताएंगे होर्मुज स्ट्रेट के बारे में। ईरान ने कैसा ऐलान कर दिया है जिससे तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया सन्न हो गई है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि ट्रंप ईरानी शर्तों पर नहीं झुके तो 2029 तक होर्मुज ऐसे ही बंद रहेगा। आखिर 2029 की डेडलाइन की बात क्यों कर रहा है ईरान? और अमेरिका क्या 2029 तक इंतजार करेगा? और अगर 2029 तक होर्मुज नहीं खुला तो दुनिया पर क्या इंपैक्ट होगा? डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? अमेरिका क्या करेगा? नेटो क्या करेगा? या बेबसी और लाचारी से इसी तरह से होर्मुज को बंद पड़ा देखते रहेंगे? और 2029 के पीछे की कहानी क्या है? चलिए जानते हैं स्टोरी को डिटेल से वर्ल्ड नाउ में। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और अमेरिका के सहयोगियों के जहाज को फूंक दिया है। लाल सागर में हूतियों ने दक्षिणी तट के पास बाब अल मंदेब स्ट्रेट में एक कार्गो शिप को निशाना बनाया। इसमें 6 लोगों की जान चली गई, 3 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई। हूती विद्रोहियों ने साफ कर दिया है कि इस इलाके का इस्तेमाल करना न सिर्फ खतरनाक है बल्कि जानलेवा भी है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट को कब्रिस्तान करार दिया है और कहा है कि कोई भी जहाज इस इलाके से गुजरेगा तो वो हूती विद्रोहियों के निशाने पर आएगा, यानी ईरान के निशाने पर आएगा। तो होर्मुज तो पहले से ही बंद था और अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। यह इलाका लाल सागर कहा जाता है और लाल सागर हूती के हमलों से धधक रहा है, लाल हो चुका है। दरअसल यमन के दक्षिणी तट के पास हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से अटैक किया। बाब अल मंदेब में एक मालवाहक जहाज पर हूती ने हमला कर यमन के तट रक्षक बलों को निशाना बनाया और खबर आई कि एक कार्गो शिप को निशाना बनाकर अटैक किया गया था, जो एक व्यापारिक जहाज था और इस इलाके से गुजरने की कोशिश कर रहा था। मिस्र के स्वामित्व वाला यह जहाज हमले के तुरंत बाद भयानक आग की चपेट में आ गया और जहाज को काफी नुकसान पहुंचा। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के मुताबिक पहले हमले में जहाज पर मौजूद चालक दल के 4 सदस्यों की मौत हुई, जिसमें 3 पाकिस्तानी थे और एक इंडोनेशिया का नागरिक शामिल था। इधर हूती विद्रोहियों ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान के साथ तनाव जारी रहा तो लाल सागर भी दुनिया के जहाजों के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। यहां भी तनाव रहेगा और यहां से भी कोई भी जहाज बचकर नहीं निकल पाएगा। जबकि अमेरिका लाल सागर में काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन फिर भी हूती विद्रोही पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिका की मौजूदगी के बावजूद, जिस तरह से अमेरिका की मौजूदगी के बावजूद होर्मुज में ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब वही कहानी, वही स्क्रिप्ट लाल सागर में दोहराई जा रही है। अमेरिका के वर्चस्व को देखना चाहते हैं लाल सागर के आसपास? आइए देखते हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की तैनाती यहीं पर है। यह है सुएज कैनाल के पास यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की तैनाती। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है।
जिस पर 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। यह एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ 4,500 से ज्यादा नौसैनिकों को लेकर चलता है। इसके अलावा यूएसएस रॉस और यूएसएस गोंजालेस लाल सागर और आसपास के समुद्री इलाकों में लगातार गश्त कर रहे हैं। ये जो दो शिप्स को आप यहां पर देख रहे हैं, ये सब लाल सागर में मौजूद हैं। डिस्ट्रॉयर की बात करें तो यूएसएस मर्फी, यूएसएस स्टॉकडेल, यूएसएस इंडियानापोलिस लगातार इस इलाके में पेट्रोलिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके यमन में, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, यहीं पर यमन में हूती विद्रोही हैं और वो यहीं से अटैक करते हैं। और यहां पर ये जो सकरा गलियारा आप देख रहे हैं, यहां पर अटैक होता है, जहां पर यूएसएस मर्फी, यूएसएस स्टॉकडेल और यूएसएस इंडियानापोलिस की लोकेशन बताई जा रही है, ठीक गल्फ ऑफ एडन के जस्ट सामने। अब इतने अमेरिकी सैनिकों के होने का क्या फायदा? अगर इतनी मौजूदगी है अमेरिकी सैनिकों की, फिर भी अगर हूती विद्रोही तांडव कर रहे हैं, तो फिर अमेरिका किस बात का पावरफुल है? यानी अमेरिका पहले हुर्मुज में लाचार था और अब लाल सागर में भी लाचार है। जिस लाल सागर पर अमेरिकी नौसेना की इजाजत के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है, जिस सुएज कनाल के मार्ग से अमेरिकी शिप्स बड़ी मात्रा में व्यापार करते हैं, वो अब अमेरिकी नाकामी का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। और हूती विद्रोहियों ने एक भी जहाज को नहीं बख्शा है। भाई, खरबों डॉलर का डिफेंस बजट, भारी भरकम न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, नेटो देशों का बहुराष्ट्रीय गठबंधन, इतना सब कुछ और दुनिया भर के अत्याधुनिक हथियार और साजो सामान, इतना सब कुछ होने के बाद यमन के हूती विद्रोही के सामने अमेरिका सरेंडर है और सऊदी भी पनाह मांग रहा है। जबकि हूती विद्रोही सऊदी, अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी और यूरोप के व्यापारिक जहाजों को लगातार अटैक कर रहे हैं। यह तो कमाल की बात हो गई। लाल सागर में अमेरिका का दबदबा कितना है वो आपने देखा, लेकिन यह दबदबा बिखर चुका है, टूट चुका है, प्रेशर में है। सवाल यह है कि यह इलाका दूसरा हुर्मुज क्यों बना, जहां अमेरिका का कंट्रोल नहीं है, जहां ईरान और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की हुकूमत चलती है। अमेरिका के पास सब कुछ होते हुए भी वो ना हुर्मुज कंट्रोल कर पा रहा है, ना अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट को कंट्रोल कर पा रहा है। उधर अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपने अपने युद्धपोत भेजे हैं। इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की ने मिलकर इस्लामिक नेटो भी बनाया। और जैसे इस त्रिकोणीय सुरक्षा व्यवस्था पर हस्ताक्षर हुए, साइन हुआ, हूती ने सबसे पहले सऊदी को ठोका, उसके बाद लाल सागर में मिस्र को ठोका, उसके बाद पाकिस्तानी नाविकों को ठोका और चुनौती दे दी कि हिम्मत है तो कुछ करके देख लो। फिर यही वजह है कि लाल सागर के मोर्चे पर अमेरिका, उसके सहयोगी नेटो, फ्रांस, ब्रिटेन, सब के सब डूबते नजर आ रहे हैं। कौन है ये हूती विद्रोही? इतने पावरफुल कैसे हैं जो खुलेआम पंगे कर रहे हैं? जब अमेरिका और अन्य देशों का लाल सागर पर कब्जा नहीं हो पाए तो उन्होंने यमन को भड़काया और कहा कि हूती पर हमला कर दो। और यही नहीं, सऊदी को भी कहा कि यमन में घुसकर हमला करो, और सऊदी ने सना एयरपोर्ट पर अटैक किया। लेकिन जैसे ही यमन की सरकार ने हूती के सना वाले इलाके में दाखिल होने की कोशिश की, हूती के लड़ाकू ने हमला कर 58 सैनिकों को मार दिया। जिस हूती की हम बात कर रहे हैं वो ईरान के प्रॉक्सी हैं, वो ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हैं, जो यमन में अपना अच्छा खासा कंट्रोल रखते हैं। इतना कंट्रोल रखते हैं कि वो अमेरिका तक को चुनौती दे सकते हैं। ये यमन के हथियार बंद शिया जैदी ग्रुप हैं। आधिकारिक नाम है अंसार अल्लाह। इसका 90 के दशक में गठन हुआ। इसके संस्थापक थे हुसैन अल हूती, इसलिए इन्हें हूती विद्रोही भी कहा जाता है। इनके मेंबर्स की संख्या 1.25 लाख के करीब है। 2014 में यमन में राष्ट्रपति हादी के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। 2015 में हूतियों ने फायदा उठाया और राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। हूती के विरोधी कौन कौन है? सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और यमन की जो आधिकारिक सरकार है। लेकिन सपोर्ट कौन करता है? सपोर्ट करता है ईरान।
हमास, हिजबुल्लाह, पीएमएफ, यानी ईरान के अलावा जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, वो इनको सपोर्ट करते हैं और ईरान इनको हथियार, दाना पानी देता है, जैसे कि भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो वो इनका इस्तेमाल कर सके। और वो इस्तेमाल करने की जो जरूरत है वो आन पड़ी है। ईरान ने होर्मुज बंद किया, हूथी विद्रोहियों को आदेश दिया कि लाल सागर से कोई भी जहाज निकले तो उसमें आग लगा देना। हूथी विद्रोही तैयार थे, लाल सागर पर अपना कंट्रोल जमा लिया और कोई भी जहाज इस इलाके से निकलता है तो उसको फूंक देते हैं। यानी लाल सागर में हूथी लड़ाकों का टोटल कंट्रोल है। और अगर लाल सागर में टोटल कंट्रोल है तो बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी हूथी विद्रोही के कंट्रोल में है। और अगर बाब अल मंदेब स्ट्रेट हूथी विद्रोही के कंट्रोल में है तो ये बाब अल मंदेब स्ट्रेट और होर्मुज स्ट्रेट दोनों ईरान के कंट्रोल में है। इन सब के अलावा लाल सागर के तटीय इलाकों में जो उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर ये किस इलाके में रहते हैं, कैसे एक्शन लेते हैं, किस तरह से ऑपरेशंस चलाते हैं, ये किसी को पता ही नहीं चल पाता। और इसलिए अमेरिकी युद्धपोत भी इस इलाके में आगे बढ़ने से डरते हैं। वो गल्फ ऑफ अडन में खड़े होकर कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हूथी विद्रोहियों को कंट्रोल किया जाए। दरअसल हूथी के प्रभाव को समझने के लिए यमन की भौगोलिक स्थिति जाननी होगी कि आखिरकार लाल सागर में हूथी के लड़ाके बवाल क्यों मचाते हैं। पूरे यमन के बारे में बात करें, किस किस इलाके में कब्जा है हूथी विद्रोहियों का, कहां कहां यमन की सरकार का कब्जा है, वो आप एक बार देख लीजिए। हूथी विद्रोही का सना प्रांत में भारी दबदबा है। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, सऊदी यमन का बॉर्डर, यमन ओमान का बॉर्डर, और ये जो इलाका आप नीचे देख रहे हैं, इसमें आपको समझ आएगा कि मान्यता प्राप्त सरकार कितने इलाके में है। अगर आप मान्यता प्राप्त इलाकों को देखें तो मारिब, तैज, अदन, गल्फ ऑफ अडन में मान्यता प्राप्त सरकार है। यहां की यमनी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस है अदन में। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आप देखिए स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखेंगे तो कितने बारीकी से खेल करा ईरान ने, ये आप समझेंगे। हूथी विद्रोहियों का जो कब्जा है वो सना में, और सऊदी ने कहां हमला किया था? सऊदी ने हमला किया था सना में, सना एयरपोर्ट पर, यानी डायरेक्ट अटैक था हूथी विद्रोहियों पर। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है? इंपॉर्टेंट ऐसे है कि अगर आप इसको देखेंगे तो लाल सागर के तटीय इलाकों में जो सना का इलाका है उसको टोटल हूथी कंट्रोल करते हैं। और अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो बाब अल मंदेब स्ट्रेट तक हूथी विद्रोहियों का कंट्रोल है। और इतने बड़े भूभाग पर कंट्रोल, स्पेशली उस तरफ जो बाब अल मंदेब स्ट्रेट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वाला इलाका देखेंगे, ये जो तटीय इलाका इस वक्त आप देख रहे हैं, ये हूथी विद्रोहियों के कब्जे में। बाकी इधर का कोई लेना देना नहीं, किसी को इससे क्या मतलब है। लेकिन जो इलाका लाल सागर का बाब अल मंदेब स्ट्रेट तक जाता है वो है टोटल कंट्रोल में हूथी विद्रोहियों के। ये है इंपॉर्टेंस। और इसी वजह से ईरान ने बहुत सोच समझकर हूथी विद्रोहियों को पाल पोस रखा है कि वो लाल सागर को कंट्रोल कर सकते हैं और बाब अल मंदेब स्ट्रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार मारिब, तैज में प्रभाव है, यमनी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस का अदन की खाड़ी में प्रभाव है। लेकिन अगर लाल सागर के तटीय इलाके को देखें यमन की तरफ से, तो टोटल कंट्रोल सिर्फ हूथी विद्रोहियों का है। और इससे एक बात क्लियर कट है कि लाल सागर में अगर किसी की चलेगी तो वो सिर्फ ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि हूथी विद्रोहियों की चलेगी। चाहे सऊदी आ जाए, ब्रिटेन आ जाए, अमेरिका आ जाए, किसी का भी बस लाल सागर में नहीं चलेगा। और यही वजह है कि अमेरिका के, सऊदी के, मिस्र के, ब्रिटेन के, फ्रांस के, सबके जहाज जो भी इस इलाके से निकल रहे हैं सब पर हमले हो रहे हैं। भले ही हूथी के हमले का गुस्सा सऊदी ने इराक में हमला कर लिया हो, बदला लिया हो, लेकिन हूथी पर कोई जोर नहीं चल रहा। और हूथी को तब ईरान ने एक्टिव किया है जब लगा कि ईरान बैकफुट पर जा रहा है। ईरान के मल्टीपल एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जैसे जैसे एक्टिव होने लगे हैं, अमेरिका घुटनों पर आने लगा है। और अब अमेरिका को डील चाहिए किसी भी कीमत पर। लाल सागर में अमेरिका ने एक फौजी तैयारी तो बहुत की है ताकि परिंदा भी पर नहीं मार सके, लेकिन वो फौज ही क्या जो छोटे से विद्रोहियों के गुट के सामने सरेंडर हो जाए। इसको खाना पूर्ति कहते हैं। अमेरिका के पास युद्ध के साजो सामान होते हुए भी
लाल सागर में हूती विद्रोहियों से लड़ना इतना मुश्किल क्यों है? और ये तब हो रहा है जब अमेरिका के पास आज की दुनिया की सबसे ज्यादा अत्याधुनिक चीजें हैं। अमेरिका इस वक्त डील कर रहा है, जबकि ना तो होर्मुज में उसका बस चल रहा है, ना ही लाल सागर में अमेरिका कुछ कर पा रहा है, जबकि अद्वितीय तैनाती है। एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर डिस्ट्रॉयर से लेकर फाइटर जेट से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर से लेकर परमाणु पनडुब्बी से लेकर ऐसा कोई एक हथियार नहीं है, और दुनिया भर के सैटेलाइट जो अमेरिका के पास ना हो। अमेरिका ने 13 दिन लगातार ईरान पर बम्बार्डिंग करके भी देख लिया और उसके बाद फिर से डील की पेज पर आ गया। लाल सागर पर ईरानी प्रॉक्सी का इतना जबरदस्त दबदबा है कि अमेरिका का दम घुट रहा है इस इलाके में। हमास पर जब हमला हुआ था तब भी हूती ने बाब अल मंदेब और लाल सागर को ब्लॉक कर दिया था, और आज एक बार फिर से बाब अल मंदेब बंद है। और अमेरिका के पास इतने भारी भरकम सैन्य तैनाती होने के बावजूद अमेरिका बेबसी और लाचारी की कहानी लिख रहा है। आखिरकार लाल सागर में दोनों की ताकत देख लीजिए, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। अमेरिका और उसके सहयोगियों की अगर आप देखेंगे तो एक तरफ अमेरिका और सहयोगी के पास उनकी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि ईरान और उसके हूती विद्रोहियों के पास ऐसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। एक तरफ खतरनाक युद्धपोत है, दूसरी तरफ ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स हैं, एक तरफ 3-3 डिस्ट्रॉयर्स लगे हुए हैं, इसके अलावा लड़ाकू विमान गिराने वाली तकनीक है, 6000 के आसपास सैनिक हैं, दूसरी तरफ 3,50,000 हूती के लड़ाके हैं, 80 के आसपास लड़ाकू विमानों की तैनाती है टोटल, अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें। लेकिन ईरान के सहयोगी हूती विद्रोही भारी गुरिल्ला वॉरफेयर में पड़ जाते हैं, जो असिमेट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल वो करते हैं, जिस डॉक्ट्रिन पर वो चलते हैं। इधर ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की, पाकिस्तान, सऊदी, यमन सब साथ हैं, लेकिन फिर भी यमन में लाल सागर में हूती विद्रोही भारी पड़ रहे हैं। लाल सागर में जहाजों पर हमला लगातार हो रहा है। हूती के लड़ाकों की सबसे बड़ी ताकत है लाल सागर और उसका तटीय इलाका, और पीछे से ईरान का सपोर्ट। वही ईरान जो गल्फ में अमेरिका को घुटनों पर बिठाकर रखा है। अमेरिका और इजराइल के साथ जंग लड़ने के साथ साथ ईरान अपने प्रॉक्सी को हथियार और मिसाइल के अलावा ड्रोन की ताकत भी देता है। आज भले ही खाड़ी में अमेरिका ईरान जंग में इस वक्त सीजफायर का दौर हो, लेकिन ईरान जंग को आगे बढ़ा रहे हैं ईरान के प्रॉक्सीज, और वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों को जबरदस्त तरीके से हमले कर रहे हैं। भले ही ईरान सऊदी पर डायरेक्ट हमला ना करे, लेकिन उसके प्रॉक्सी सऊदी पर लगातार अटैक कर रहे हैं, उसके जहाज को मार रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जितना जल्द हो सकता है अमेरिका का साथ छोड़ दो, और जितनी जल्दी अमेरिका मिडिल ईस्ट को खाली करेगा, ईरान पर हमले रोकेगा, ईरान से डील करेगा, उतनी ही जल्दी ईरान के प्रॉक्सी भी अटैक बंद करेंगे। मिडिल ईस्ट में एक और होर्मुज बंद, जिसे दुनिया में तेल और गैस की किल्लत, और अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी बंद, जहां से व्यापारिक जहाज निकल नहीं पा रहे हो। वहां से निकलना है तो आपको सुएज कनाल को छोड़ना होगा, लाल सागर को छोड़ना होगा, केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए आना होगा। होर्मुज की तरह लाल सागर की स्थिति बन चुकी है। तेल गैस का मुख्य मार्ग है, आप यहां से जा नहीं सकते, नो एंट्री कर दिए हूती के लड़ाकों ने। व्यापार का मुख्य मार्ग है सुएज कनाल होते हुए, आप यहां से भी नहीं जा सकते, इसको भी बंद कर दिया है। इस इलाके में IRGC भी एक्टिव है और हूती के लड़ाके भी एक्टिव है, और हूती के लड़ाकों का कहना है कि हमारी परमिशन के बगैर कोई भी इधर से नहीं जाएगा, खासकर अमेरिका और उसके सहयोगी देश तो जा ही नहीं सकते। नतीजा यह हुआ है कि लाल सागर में अब तक 84 जहाजों पर हमला हो चुका है, 19 जहाजों पर हमला कर उसे डुबाया जा चुका है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि इस इलाके में ईरान का एकाधिकार है, जबकि यह इलाका एशिया से यूरोप की लाइफलाइन है, और इस लाइफलाइन को सिक्योर करने के लिए अमेरिका ने युद्धपोत की तैनाती की हुई है। युद्धपोत की तैनाती, 5-6 हजार सैनिकों की तैनाती, फाइटर जेट्स, लेकिन कोई फायदा नहीं।
दबदबा तो ईरान के प्रॉक्सी का ही चलेगा। होर्मुज की तरह लाल सागर भी लाल हो चुका है, जहाजों के आने जाने पर पाबंदी है। लाल सागर में बवाल की वजह से दुनिया में लगभग 12% से 15% कुल वैश्विक व्यापार प्रभावित है। अभी हर दिन 30% कंटेनर ट्रैफिक बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरता था, जो ठप हो चुका है। जहाजों पर हमले के बाद से इस रास्ते से कोई भी जहाज गुजरने से बच रहे हैं। बाब अल मंदेब और लाल सागर के बंद होने की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, यह भी आप देख लीजिए। कच्चा तेल एलपीजी की सप्लाई बाधित है। खाड़ी देशों से यूरोप और अमेरिका जाने वाले तेल पर रोक है। रोजाना 40 से 50 लाख बैरल कच्चा तेल का व्यापार इस इलाके से होता था, जो ठप पड़ा हुआ है। एशिया और यूरोप का व्यापार लगभग इस इलाके से रुक गया। उन्हें केप ऑफ गुड होप होकर जाने पड़ रहा है। सुएज कनाल का इस्तेमाल बंद है। 12% से 15% वैश्विक व्यापार ठप है। 30% कंटेनर ट्रैफिक ठप है। जहाजों पर हमले के बाद से जहाज इस इलाके से नहीं गुजर रहे हैं। वो अपने जहाजों को सेफ सिक्योर करके अब केप ऑफ गुड होप होते हुए आ रहे हैं, जिससे लागत दोगुनी हो गई है। इस इलाके से जाने वाला, यूरोप से एशिया को आने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां, कपड़े, खाद्यान्न, मशीनरी सब ठप है। सारे व्यापार बंद है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद होने की वजह से यह आपूर्ति बाधित है और फिलहाल जहाजों को केप ऑफ गुड वाले रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। साफ है कि जब तक ईरान के साथ अमेरिका की डील नहीं होगी, ईरान दुनिया की इकोनॉमी को ऐसे ही चोक रखेगा। फिर चाहे वो ईरान हो, फिर चाहे वो ईरान के प्रॉक्सी ही क्यों ना हो। और जब तक अमेरिका की ये लाचारी दिखती रहेगी, तब तक ईरान और उसके प्रॉक्सी ऐसे ही तांडव मचाते रहेंगे। और जो सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो बनाया जा रहा है, वो भी अभी तक फेल साबित हुआ है। सऊदी पर हमले के बाद पाकिस्तान और तुर्की दोनों के ने हूती के खिलाफ अभी तक हमला नहीं किया। जाहिर है हूती के लड़ाकों के खिलाफ मिडिल ईस्ट में अभी कोई हथियार उठाना नहीं चाह रहा है। हालांकि सऊदी ने सना एयरपोर्ट पर हमला तो किया था, लेकिन उसका भी बहुत खास फायदा नहीं हुआ। लाल सागर में हूतियों को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे में अमेरिका के पास सिर्फ एक ही रास्ता है यहां से, कि वो ईरान के साथ डील कर ले। ईरान ने ऐलान कर दिया है 2029 तक होर्मुज नहीं खुलेगा। अमेरिका को जो करना है कर ले। इस ऐलान के बाद वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा हुआ है। यानी होर्मुज अब तकरीबन 3 साल तक 2029 तक बंद रहेगा। जैसे ही ईरान ने ऐलान किया, पूरी दुनिया में खलबली मच गई। अब जरा सोचिए कि 3-4 महीने तक होर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया करा रही है। अगर यह इलाका 3 साल तक ठप रहे तो फिर क्या होगा। दरअसल ईरान ने अपनी 6 शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं, लेकिन ट्रंप और अमेरिका को ईरान की शर्तें मंजूर नहीं है। यही वजह है कि डील पर कोई बात नहीं बन रही। और अब ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर वो शर्तें नहीं मानी गई तो वो 2029 तक, यानी जब तक डोनाल्ड ट्रंप अपनी रिजीम में रहेंगे, तब तक होर्मुज नहीं खोलेगा। अब वो ईरान की 6 शर्तें क्या है, वो भी जल्दी से आप देख लीजिए। ईरान ने जो 6 शर्तें रखी हैं, उसमें पहली शर्त यह है कि नौसैनिक नाकेबंदी यूएस की फौरन हटाई जाए। यूएस होर्मुज से अपने नौसैनिकों को लेकर वापस जाए। मिडिल ईस्ट से सैनिकों की वापसी करे, अपने बेसिस से सैनिकों को वापस बुलाए। धमकियों के सिलसिले को बंद करे। अमेरिकी प्रशासन और ट्रंप ईरान को रोज रोज धमकाना बंद करे। ईरान के सहयोगी देशों और प्रॉक्सीज पर सैन्य हमले तुरंत बंद हों। इसके अलावा युद्ध में ईरान को हुए आर्थिक बुनियादी ढांचे का नुकसान जो हुआ है, उस पर हर्जाना मिले। और अमेरिका ईरान के प्रति अपने चाल चलन को ठीक करे, अपनी नीतियां बदले और अमेरिका और ईरान एक स्थायी शांति समझौता करे, जिससे अमेरिका फ्यूचर में फिर कभी ईरान पर हमला न करने की बात माने। ईरान ने यही शर्तें अमेरिका को भेजी, लेकिन अमेरिका का कहना है वो ना तो जंग के लिए हर्जाना देगा, ना ही मिडिल ईस्ट से सैनिकों की वापसी करेगा। और अगर ईरान होर्मुज खोल देगा तो इसके बदले ईरान को तेल बेचने की छूट देगा और अमेरिका नाकेबंदी भी हटा लेगा। हालांकि ट्रंप ने यहां तक कहा कि ईरान पर वो भरोसा नहीं करते, ईरान के लोग भरोसे के लायक नहीं। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान कुछ करेगा तो हम हमला करेंगे, लेकिन दुनिया जानती है ट्रंप साहब, आपके पास ना तो मिसाइल बचे हैं, ना तो आपके पास इंटरसेप्टर्स हैं। आपके सैनिकों का मनोबल भी टूट रहा है, जंगी जहाज खराब हो रहे हैं। और यहां तक कि आलम यह है कि ईरान कह रहा है मैदान में आ जाओ, हिसाब किताब कर देंगे। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने हिसाब करना शुरू कर दिया है।
ईरान जानता है कि ट्रंप के सामने मिड टर्म इलेक्शंस हैं और ट्रंप का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, इसलिए समझौता ईरान की शर्तों पर करना होगा। अगर अमेरिका शर्त नहीं मानेगा तो ईरान ट्रंप के कार्यकाल खत्म होने का इंतजार भी करेगा, यानी 2029 तक वो होर्मुज को चोक कर सकता है। जाहिर है अगर अमेरिका ने ईरान की बात नहीं मानी, समझौते को लेकर कुछ भी किया तो संघर्ष और भी बढ़ जाएगा और ईरान होर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर देगा। उसका असर पूरी दुनिया में साफ दिखेगा, क्योंकि महज 3-4 महीने के लिए होर्मुज जब से बंद है तब से आप देख रहे हैं कि आपके हमारी जेब पर कितना असर है। तेल और गैस की महंगाई आपके सामने, हमारे सामने है, और तेल और गैस बेसिक ट्रांसपोर्टेशन और चूल्हा चौकी की बेसिक नींव है, और अगर इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं तो महंगाई भी बढ़ी है, जो स्थिति आपके सामने है। और यही स्थिति अगर 3 साल तक रही तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। ईरान ने कहा ट्रंप अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो 3 साल यानी 2029 तक होर्मुज नहीं खोलेंगे। क्या इंपैक्ट हो सकता है? दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई खाड़ी देशों से पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। क्रूड ऑयल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर जा सकते हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किसी स्लो पॉइजन की तरह होंगे। भारत और एशियाई देशों को महंगे वैकल्पिक रास्तों से तेल मंगाना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका की परवाह किए बिना रशिया से तेल खरीदना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन, खाद्य और जरूरी उपभोक्ता सामान महंगे होते जाएंगे, जो अभी भी महंगे हो रहे हैं क्योंकि तेल गैस महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है। वैश्विक स्तर पर भारी मंदी और महंगाई का गंभीर संकट आ जाएगा। सऊदी अरब, यूएई, इराक का तेल निर्यात रुकने से भारी राजस्व नुकसान होगा। शिपिंग और मरीन इंश्योरेंस का खर्च कई गुना बढ़ जाएगा। वैकल्पिक पाइपलाइनों पर दबाव बढ़ेगा, जो मांग को पूरा करने के लिए नाकाफी साबित होंगे। गरीब और विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा और भुखमरी का संकट पैदा होगा। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और यूएस ईरान के बीच सैन्य टकराव और अधिक भड़क जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिडिल ईस्ट के देश तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अलाइज माने जाते हैं। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप खुद को भी बचाएंगे, अपने दोस्तों को भी बचाएंगे, अपना करियर भी देखेंगे, मिड टर्म इलेक्शन की मजबूरी भी देखेंगे, मिसाइलों की कमी भी देखेंगे, इंटरसेप्टर्स की कमी भी देखेंगे, और सामने सिर्फ एक ही विकल्प है, ईरान से डील कर लो मिस्टर ट्रंप। अब देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डील करते हैं या फिर तबाही का रास्ता चुनते हैं। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।